हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, सीटेट 2022 के लिए आज हम करेंगे लेब वाइगोस्की और जीन पियाजे पर बनने वाले सारे क्वेश्चन। जैसा कि आपने एनालिसिस में देखा होगा, बच्चों के द्वारा बताया गया कि लेब वाइगोस्की, जीन पियाजे, इसके बाद आपका कोहल वर्ग और हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से शिफ्ट में, मतलब 28 और 29 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और 4-4, 5-5 क्वेश्चन इससे बने हुए हैं आल सब्जेक्ट में आपके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके सीडीपी के लिए, लेब वाइगोस्की, जीन पियाजे, ठीक है। तो ये सीडीपी के साथ ही साथ आपके जो चैप्टर हैं यह आपके हिंदी में भी होते हैं, संस्कृत में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं और क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए वो भी हम यहाँ देख लेंगे 28 और 29 तारीख में, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ लेब वाइगोस्की पर बनने वाले सारे प्रश्न कि क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको बता दें कि 28 तारीख फर्स्ट शिफ्ट पेपर 1 में आपका जो है यही का यही क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू लिया गया था। पूछा गया था कि वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम है वह किससे, मतलब इसमें थोड़ा क्वेश्चन और था कि जो अधिगम है वो किससे अलग नहीं कर सकते हम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेब वाइगोस्की है, थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लें कि लेब वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। क्या दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो अब आपको बता दें कि कहीं भी यदि आपसे लेब वाइगोस्की से संबंधित क्वेश्चन पूछता है और यदि आपके ऑप्शन में इस तरीके के शब्द दिए हैं कि समाज, समुदाय, संस्कृति या सांस्कृतिकता, ठीक है, जहाँ पर भी आपका सोशल इंटरेक्शन करके शब्द दिया है वो हमेशा सही होता है, क्योंकि इनका कीवर्ड मान के चलिए, क्योंकि इन्होंने यही सिद्धांत दिया है और इन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं, ठीक है, विविध संस्कृति के माध्यम से सीखते हैं। तो जहाँ पर भी समुदाय की बात, ग्रुप की बात या फिर संस्कृति की बात की जाती है तो वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल लेब वाइगोस्की का यदि है तो आपको यही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। लैंग्वेज बदल के कैसे भी करके दें, बस आपको टर्म याद रखना है कि इनका टर्म आखिर है क्या। अब इनके बारे में आपको बता दें, इन्होंने कुछ टर्म दिए हैं जैसे ZPD, ये क्या कहलाता है। इसके बाद इन्होंने दिया है इसके फोल्डिंग। तो कितनी बार आपको ये करा चुके हैं, यदि आप पूरा सिद्धांत देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसके फोल्डिंग, ठीक है, ZPD क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या होता है, और इन्हीं का एक टर्म है MKO। और इन्हें भाषा विचार के संबंध में भी बात रखी है अपनी, की भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा था। अब ZPD, इसका फुल फॉर्म यदि आपसे पूछ लें तो फुल फॉर्म होता है इनका ZPD का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में कहें तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर नज़दीकी विकास का क्षेत्र इसे कहते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र भी इसे कहते हैं। तो बस आपको इंग्लिश वर्ड याद रखना है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जो ZPD होता है तो इसमें जो मदद करी जाती है बच्चे की वो स्थायी मदद की जाती है। कैसी? स्थायी मदद, और बीच में बच्चे को मदद दी जाती है। मान के चलिए कोई बच्चा है, उसको जबलपुर से भोपाल जाना है, ठीक है, यहाँ भोपाल है, यहाँ जबलपुर है, जबलपुर से भोपाल जाना है। तो बच्चा जब जबलपुर से भोपाल के लिए जाता है तो यहाँ इतना रास्ता उसको पता है, लेकिन बीच का रास्ता उसको मालूम नहीं होता। तो यहाँ किसी वयस्क के माध्यम से या जो उससे ज़्यादा जानता है उसके द्वारा यदि यहाँ बीच में उसकी मदद कर दी जाती है तो वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाता है। तो यही जो मदद की गई है बीच में, यही इनके अनुसार किसके, वाइगोस्की के क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है, ठीक है। और ZPD से आपका क्वेश्चन बने यदि तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस यही पूछेगा ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है। या फिर एक शिक्षिका जो है, बालक पाठ पढ़ रहा है, बीच में अटक जाता है तो बीच में उसको कुछ सहायता दे देती है तो बालक पूरे पाठ को कवर कर लेता है या समझ लेता है। तो यह लेब वाइगोस्की के अनुसार क्या कहलाएगा या क्या है ये? तो ये संभावित विकास का क्षेत्र है। और इन्होंने खेल पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, क्यों? क्योंकि खेल के माध्यम से बालक बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट इनका इसके फोल्डिंग कीवर्ड है, इसी को, इसके फोल्डिंग को इनके पाड़ या मचान कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्या कहलाता है इसके फोल्डिंग। तो आपको बता दें जिस तरीके से आपके ZPD में बीच में मदद करी जा रही थी, यहाँ पर जो मदद है वो प्रारंभ में की जाती है, और जो मदद होती है ये अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी। कैसे? अब आपको बता दें, यहाँ पर जो मदद है वो अस्थायी है और शुरुआत में की जाती है। कैसे? अब देखिए यहाँ पर इसके फोल्डिंग में क्या होता है,
जिसे हम पाढ़ निर्माण, इसका एक एग्जाम्पल यदि आपको दें कि बच्चे को चलना सिखाना, मतलब जब बच्चा जन्म के बाद जब वो चलता है तो उसको चलना सिखाया जाता है। तो ये जो मदद है वो कैसी है, अस्थायी, क्योंकि जीवन पर्यंत नहीं सिखाती। एक बार चलना सीख जाएगा फिर वह स्वयं से कार्य सीख लेता है। तो इसी तरह से यदि हम हमारे टॉपिक की बात करें या पढ़ाई से संबंधित एक एग्जाम्पल दें, तो बालक यदि पाठ पढ़ना स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, तो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा, तो उसको शुरुआत में ही जो मदद दी जाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। ठीक, याद रखना। अब एक टर्म है इनका क्या, MKO। MKO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब अधिक ज्ञानी दूसरा, जिसे हिंदी में कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो अपने समवयस्कों या उसी से सीखेगा जो उससे अधिक जानते हैं। अब इसमें आपके माता पिता हो सकते हैं, शिक्षकगण हो सकते, साथी संगी हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यदि पूछता है कि MKO में मतलब जो जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा किससे प्रेरित होता है, तो वो इसके समवयस्क, जिसे कंटेम्परेरीज कहते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है भाषा के संबंध में इन्होंने क्या कहा, लेब वाइगोस्की ने, तो इन्होंने कहा है भाषा के संबंध में, बस आपको सुनना है, बाकी आपका यदि क्वेश्चन आएगा और आप ये सारी चीज़ें जाने रहेंगी तो आसानी से आंसर दे देंगे। ठीक है, अब इनके एक टर्म है भाषा के संबंध में, तो जीन पियाजे और इनके मतभेद रहते हैं। तो जीन पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा पहले और विचार बाद में आते हैं। ठीक, अब इनका एक टर्म और है कि बच्चे के स्वयं से बातें करने को ये क्या कहते हैं, तो जब बच्चा स्वयं से बातें करता है या स्वयं से मौखिक संवाद करता है तो ये कहते हैं उसे प्राइवेट स्पीच। क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच, जबकि या हिंदी में व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। ठीक है, निजी भाषा। लेकिन जो जीन पियाजे हैं वो बच्चे के स्वयं से बातें करने को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं अहम केंद्रित भाषा, ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज। ठीक है, तो इन दोनों में इतना ही अंतर है। इतना यदि आपने समझ लिया तो अब लेब वाइगोस्की से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम देखते हैं इनके सारे क्वेश्चन। ठीक है, दिया है वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम है वो क्या है, तो एक अनुबंधित गतिविधि है क्या, एक सामाजिक गतिविधि है क्या, एक व्यक्तिगत गतिविधि है या एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि कहीं भी यदि आपके ऑप्शन में सामाजिक, सांस्कृतिक या समुदाय की बात की जाती है तो वो राइट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि वाइगोस्की का सिद्धांत ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप स्वयं बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है अधिगम इनके अनुसार, एक सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि बच्चा समाज में रह करके सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से अधिगम सीख रहा है। ठीक, नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से संभव हो जाता है, वह क्या कहलाता है। तो अब आपको देखना है यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। थोड़ा यदि आप समझ के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका आंसर हमेशा सही होगा। क्या कहा है कि एक वह कार्य जो बालक को स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है। कठिन है मतलब वो शुरू ही नहीं कर पा रहा, इस कारण से तो उसको कठिन लग रहा है। यदि शुरू कर लेता तो आसान लगता, लेकिन यहाँ कहा है कि स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ या कुशल साथी की सहायता से, मतलब कोई उसको यदि शुरुआत में ही उसकी सहायता कर दे थोड़ी तो वो उसको स्टार्ट कर लेगा। तो ये क्या कहलाता है, तो यही कहलाता है इनका स्कैफोल्डिंग। अभी आपको बताया शुरुआत में जो मदद की जाएगी वो स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा निर्माण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका दिया है लेब वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो यहाँ लेब वाइगोत्स्की, आपको आंख बंद करके कुछ पढ़ना ही नहीं। यदि आपके ऑप्शन में बस क्वेश्चन समझ के पढ़ना कि क्या पूछा, नहीं तो नहीं दिया, मतलब नेगेटिव तो नहीं है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा संज्ञानात्मक क्रियाओं में बदला जाएगा। तो वो है इनका सामाजिक पारस्परिक क्रियाएँ या पारंपरिक क्रियाएँ। ठीक, सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं। अभी बताया कि बच्चे के स्वयं से बातें करने को लेब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जबकि जीन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता। तो ये पूछा है कि स्वयं से मौखिक संवाद करता है तो लेब वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, इसे प्राइवेट स्पीच, हिंदी में से कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। अधिकांश बच्चे गलती कर आते हैं, अहम केंद्रित वार्ता लगा देते हैं, जो कि जीन पियाजे का टर्म है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद रखना आप, व्यक्तिगत वार्ता। हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है लेब वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होना चाहिए।
मतलब रचनात्मक। आपको बता दें जो लेव वाइगोस्की हैं और जीन पियाजे हैं दोनों ही रचनावादी कहलाते हैं। कैसे रचनावादी? मतलब ये दोनों ही मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, स्वयं ज्ञान की रचना करते हैं। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम कैसा होना चाहिए। तो देखिए कहीं आप इनका टर्म क्या यूज है इसमें, तो शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है, विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त, ऐसी तो इन्होंने बात ही नहीं की है। उद्दीपक और ये जो निष्क्रियता की बात की गई है ये तो रचनात्मकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि रचनात्मकता में बच्चे कभी निष्क्रिय नहीं होते बल्कि सक्रिय रहते हैं। तो एक पॉइंट एक कट गया। ठीक है, नेक्स्ट है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से। उद्दीपक और अनुक्रिया की बात इन्होंने नहीं बल्कि थॉर्नडाइक ने की है इनके प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया। पुनर्वलन की बात इन्होंने नहीं की बल्कि स्किनर महोदय ने की है। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। मतलब आपको ऑप्शन पढ़ने हैं और बताने हैं कि जो संकल्पना है इनके व्यक्तिगत वाक की, मतलब प्राइवेट स्पीच की, वो क्या है। तो प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। नहीं, व्यक्तिगत वार्ता का मतलब ये नहीं है कि बच्चे स्वयं से प्यार करते हैं इसलिए स्वयं से बात कर रहे हैं। नहीं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू, ये तो बिल्कुल नेगेटिव, बुद्धू ऐसी इन्होंने कोई बात नहीं की। नेक्स्ट है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित। अहम केंद्रित की बात जीन पियाजे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि इन्होंने कहा है कि बच्चे स्वयं से इसलिए बातें करते हैं क्योंकि वो स्वयं के कार्यों को निर्देश देना चाहते हैं, और किसके माध्यम से, भाषा की। और इन्होंने कहा ही है कि भाषा पहले और विचार बाद में आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जाता। आपकी 29 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में हूबहू यही क्वेश्चन आया, क्या कि वाइगोस्की के अनुसार हम सीखने को किससे पृथक नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसके सामाजिक संदर्भ से, क्योंकि यहाँ पर पुनर्वलन की बात ये नहीं करते। मापने योग्य बिल्कुल गलत है। अवधानात्मक, तो इन्होंने सामाजिक संदर्भ की बात की है, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के सीखने को हम उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि टर्म ही इनका है कि बच्चे समाज के द्वारा ही सीखेंगे। नेक्स्ट है लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या, यहाँ हमें बताना है कि क्या सही है। तो भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों की अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो गलत है। प्रभाव पड़ता है, यदि ऐसा दिया होता कि प्रभाव पड़ता है तो बेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ कहा है नहीं पड़ता, तो ये गलत हो गया। भाषिक विकास की संस्कृति में बहुत कम भूमिका, नहीं, इन्होंने कहा ही है कि भाषा पहले आती है, फिर कम भूमिका कैसे हुई। ठीक, और भाषा अर्जन की बात इन्होंने नहीं, नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास के सिद्धांत में की है। तो इसका राइट आंसर है लेव वाइगोस्की के अनुसार जो भाषा विकास होता है वो मानव के चिंतन को बदल देता है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, क्या है। तो वही सामाजिक अन्योन्य क्रिया, बिल्कुल आपको कुछ देखना ही नहीं है, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। ठीक, नेक्स्ट है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, किससे सीखते हैं। तो क्या पुनर्वलन प्रदान करने से, नहीं, परिपक्व होने से, नहीं, अनुकरण से, नहीं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो क्या अपने वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता कि बच्चे इसलिए स्वयं से बोल रहे हैं कि वयस्क उसकी तरफ देखें, उसकी बात सुने, नहीं। नेक्स्ट बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं, नहीं, अहम केंद्रित होते हैं, ये भी गलत है। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए भाषा का प्रयोग करके बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या कहलाता है। वही आपका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो क्या अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, नहीं। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहयोग के साथ कार्य के बीच अंतर, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाली, मतलब बच्चे जो कार्य है वो स्वतंत्र रूप से प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जब कभी भी उनको बीच में कोई बाधा आ जाती है और जब उसका बीच में कोई सहयोग कर दे तो वो अपने कार्य में, मतलब अपने कार्य को दिशा प्रदान कर देते हैं। ठीक है, मतलब अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब ऐसे बेसिक पॉइंट भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये संप्रत्यय किसका है। तो ये आपकी लेव वाइगोस्की का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पारस्परिक शिक्षण नहीं, सक्रिय अनुकूलन, संस्कृति निरपेक्ष। यहाँ सापेक्ष दिया होता तो ये गलत हो मतलब सही हो जाता है। यहाँ निरपेक्ष की बात नहीं की इन्होंने। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर सक्रिय अनुकूलन। ये कहते ही हैं कि जो बच्चे हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, मतलब इसका क्या उद्देश्य है? तो प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना। भी ये तो गलत ही दिया है, क्यों ना करना? यदि बच्चे अटक रहे हैं तो उनकी सहायता हम बीच में भी कर सकते हैं और शुरुआत में भी कर सकते हैं, और यहाँ कहा है कि नहीं करना, गलत है। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि उनकी बुद्धि, इन्होंने बुद्धि लब्धि जैसी कोई बात नहीं की है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य, मतलब गृह कार्य। क्या इन्होंने ऐसा कहा है इनके सिद्धांत में कि बच्चों को गृह कार्य देना चाहिए? नहीं, हमने ऐसा कहीं नहीं देखा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसका राइट आंसर है कि इनके सिद्धांत का निहितार्थ ही यह है कि बच्चे सहयोग के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करें। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चनों के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि और लेब वाइगोस्की पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको किस तरीके से इनके आंसर देने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जीन पियाजे से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं आपकी। तो जीन पियाजे से भी आपकी सीटेट की हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, जिसकी इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, सभी को पता होगा। और चारों अवस्थाओं के नाम क्या है? तो सबसे पहली इनकी जो अवस्था है वो है संवेदी गामक अवस्था। क्या है? संवेदी गामक अवस्था। इसी को ज्ञानेंद्रिय अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें जो बालक है वो किस उम्र में होता है? तो आपको बता दें कि ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था इनकी होती है। फिर दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का टाइम काल कितना होता है? 2 से शायद 6 वर्ष है। ठीक है, इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 की होती है, मतलब ये 2 से 7 है और ये 7 से 11 है। ठीक है, बिल्कुल कंफर्म है, 2 से 7 वर्ष है। और तीसरी होती है अमूर्त या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 11 से अधिक या 11 से कहीं कहीं 15 मिलता है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि इनकी 4 अवस्थाएं हैं और चारों अवस्थाओं का टाइम पीरियड क्या है। अब यहाँ आपको ये आसानी रहेगी याद करने में कि ये अवस्था जो है आपकी शैशवावस्था से संबंधित है, बाल्यावस्था से संबंधित है और मतलब पूर्व बाल्यावस्था से। ठीक है, याद रखना। या इसी को हम उत्तर शैशवावस्था भी कह सकते हैं। और मूल रूप से बाल्यावस्था से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संबंधित है और किशोर अवस्था से संबंधित है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हर अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। आप इनके सिद्धांत को यदि डीपली देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें एक बार। ठीक है, अब यहाँ हम क्वेश्चनों के माध्यम से इसको कवर करेंगे। तो देखते हैं कि जो जीन पियाजे हैं किससे संबंधित हैं। तो अभी बताया इन्होंने सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई? तो अभी देखा हमने कितनी, 4 अवस्थाएं बताई गई। नेक्स्ट है जीन पियाजे की अवस्थाओं का क्रम पूछते हैं, तो इनका क्रम भी याद रखना। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आप याद रखना। तो इनकी पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, बिल्कुल। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो यहाँ यदि आपको इनका टाइम काल याद है तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। तो मूर्त की बात की है, यानी तीसरी अवस्था, और एक कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष की। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है डैश के विचार से बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता या वैज्ञानिक है, नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो वो हैं आपके जीन पियाजे। ठीक है, यदि ऑप्शन में दोनों मिलते हैं जीन पियाजे और वाइगोस्की, तो पहले आपको जीन पियाजे ही टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन क्या कहलाता है? मतलब जितना भी ज्ञान, तो इनके जो टर्म है उससे क्वेश्चन पूछा गया। 28 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना था कि एक बच्चा जो है वो गुड़िया या कुछ खिलौने हैं उनको सजीव मानता है, ये क्या है इनके अनुसार जीन पियाजे के? ठीक है, तो ये सारे हम अभी आगे के क्वेश्चनों में डिस्कस करेंगे पॉइंट। अभी यहाँ कहा है कि जीन पियाजे के अनुसार जो है संपूर्ण ज्ञान का संगठन या ज्ञान के पैकेट्स को क्या कहते हैं? तो कई बार आपको बताया इनका एक टर्म होता है स्कीमा, जिसमें हमारे दिमाग में पहले से संरचनाएं निर्मित होती हैं और जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं या फोकस करते हैं तो हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है कि ये वस्तु ए है। ठीक है, तो यही कहलाता है संपूर्ण ज्ञान का संगठन या ज्ञान की पैकेट्स, ये कहलाते हैं इनके अनुसार स्कीमा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है
ये बता दिया अभी, निर्जीव वस्तु को सजीव समझना, इनके अनुसार क्या कहलाता है जीन पियाजे के। तो अभी बताया जैसे बालक जो है गुड़िया को सजीव मान लेगा, ठीक है। इसके अलावा अपने खिलौनों को सजीव मान लेगा, कुर्सी को सजीव मान लेना, यदि उसको पाँव में कुर्सी लग जाती है तो वो लौट के उसको मार देता है, क्योंकि वो समझता है कि ये भी हमारी तरह ही चल सकती है, बोल सकती है। तो यही पूछा था कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना जीन पियाजे के अनुसार क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है जीववाद। क्या कहलाता है? जीववाद। इंग्लिश में कहते हैं एनिमिज्म, ठीक है। ये भी आप याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है इनका टर्म, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के स्वयं से बातें करने को क्या कहते हैं। तो लेव वाइगोस्की जिस तरह से बच्चे के स्वयं से मौखिक संवाद को व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, उसी तरह से जीन पियाजे बच्चे के स्वयं से बातें करने को अहम केंद्रितता यानी अहम केंद्रित वार्ता ईगो सेंट्रिज्म लैंग्वेज कहते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे क्या कहते हैं भाषा के संबंध में। तो ये कहते हैं कि विचार पहले और भाषा बाद में आती है। तो विचार भाषा से पहले आते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। और ये जो पॉइंट है कि भाषा विचार से पहले, ये आपके वाइगोस्की का है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट दिया है निम्न में से कौन सा एक जीन पियाजे से संबंधित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इनका कौन सा टर्म नहीं है। तो आपको बता दें, अनुकूलन इनका टर्म है, संक्रिया भी इनका टर्म है, प्रत्येक अवस्था में संक्रिया जुड़ा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये संक्रिया आखिर कहलाती क्या है। तो आपको बता दें कि जो संक्रिया कहलाती है, बच्चे कुछ वस्तुओं को मतलब जैसे ज्ञान का निर्माण करते हैं, सीधी बात, ठीक है। मतलब नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जैसे कोई वस्तु बालक है, कोई खिलौना है, उसको तोड़ देता है, पूरी तरीके से खोल लेता है और पुनः उसे जोड़ने का प्रयत्न करता है। तो मतलब वही चीज़ है संक्रिया, ठीक है, याद रखना। वस्तु स्थायित्व भी इन्हीं का टर्म है, लेकिन जो इसके फोल्डिंग है ये आपका किसका टर्म है, वाइगोस्की का। तो पूछा है कौन सा इनसे संबंधित नहीं है, तो इसके फोल्डिंग हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, किस बात का संकेत है। मतलब शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। मतलब मान के चलिए कि कोई माँ है, तो यदि वो रूम में है और बच्चा भी है वहीं पर, तो यदि कुछ देर के लिए माँ उसे दिखाई नहीं देती तो वो समझ लेता है कि है तो यहीं कहीं, दिख भले नहीं रही, मतलब अस्तित्व तो उसका हमेशा ही रहता है। तो इसे ये कहते हैं जीन पियाजे, क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व। क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ परमानेंस, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक जीन पियाजे की नहीं है। तो इनकी बुकों से क्वेश्चन यदि पूछता है तो यहाँ द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड इन्हीं की पुस्तक है, द लैंग्वेज थॉट एंड चाइल्ड इन्हीं की पुस्तक है, द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड जीन पियाजे की बुक है। लेकिन जो एनिमल इंटेलिजेंसी है ये हमारे किसकी पुस्तक है, थॉर्नडाइक महोदय की, याद रखना, ठीक है, जो 1913 में इन्होंने की थी और इस पर इन्होंने PhD भी की थी। प्रयत्न और त्रुटि का इन्होंने सिद्धांत दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तु के प्रत्येक पक्ष पर वास्तविक वस्तुनिष्ठ रूप से सोचना जीन पियाजे के अनुसार क्या कहलाता है। मतलब एक इन्होंने दो टर्म दिए हैं, एक दिया है केंद्रीकरण और एक दिया है विकेंद्रीकरण। थोड़ा सा समझना इसको, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो केंद्रीयकरण में जो होता है कि बच्चा एक वस्तु के बारे में एक ही तरीके से सोच सकता है। मान के चलिए कि यहाँ पर जो बच्चा है वो एक एग्जाम्पल यदि दें कि जैसे पोहा, मान के चलिए खाने वाला पोहा, तो इसमें केवल वो पोहा से केवल पोहा बनाना ही जानता है, इसका एक ही उपयोग जानता है, ये केंद्रीकरण है। मान के चलिए पेंसिल, एक एग्जाम्पल और दें आपको कि जैसे पेंसिल है तो बच्चा केवल इसका एक ही उपयोग जानता है कि इससे लिख सकते हैं, ये कहलाता है केंद्रीकरण। लेकिन जो विकेंद्रीकरण होता है उसमें बच्चा वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ढंग से सोचता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि एक एक पक्ष पर सोचेगा। जैसे बच्चा यहाँ पोहा है तो ये विकेंद्रीकरण में क्या होगा कि पोहे के बारे में वो सोचेगा कि पोहा से हम केवल पोहा बना करके खा भी सकते हैं। इसके बाद वो दूसरी चीज़ सोच लेगा कि पोहे से हम पराठे भी बना सकते हैं, पोहे से हम अदर चीज़ें भी बना सकते हैं। तो ये कई तरीके से सोचेगा। इसी तरह से वो पेंसिल से लिखना भी सीख जाएगा। फिर इसके बाद पेंसिल से कुछ नई वस्तुएं, जैसे पेंसिल यदि उसकी स्याही ख़त्म हो जाती है तो वो उसमें रंग भर के कलर भी कर सकता है। मतलब इस तरीके से तो पार्ट बाई पार्ट सोचना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो यहाँ यही पूछा है कि वस्तुनिष्ठ रूप से सोचना, एक एक पक्ष के बारे में सोचना, ये इनके अनुसार विकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जानकारियों को बच्चा अपने अनुसार ग्रहण करता है जीन पियाजे के अनुसार क्या है। तो इनके दो टर्म और हैं, एक होता है समावेशन और एक होता है समायोजन। तो थोड़ा हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक।
हाँ, तो क्या है इनके दो टर्म, समावेशन और समायोजन। तो आपको बता दें कि जब जो समावेशन होता है क्या कहलाता है, तो कोई पुरानी जानकारी है उसमें नई जानकारी शामिल कर देना बिना किसी बदलाव के, ठीक है, वो कहलाता है समावेशन। लेकिन जब हम नई जानकारी पुरानी जानकारी में शामिल करते हैं और उसमें कुछ बदलाव भी कर देते हैं तो वो कहलाती है समायोजन। तो यहाँ केवल यही पूछा है कि जानकारियों को बच्चा केवल अपने अनुसार ग्रहण कर लेता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करता है, तो ये जीन पियाजे के अनुसार क्या है, समावेशन है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बता दें कि कैसे नई पुरानी जानकारी होती है। मान के चलिए कि एक पिता है, वो अपने बच्चे को घुमाने ले गए, ठीक है। अब बच्चा जो है एक पतंग को देखता है और एक चिड़िया को देखता है। तो पहले उसने चिड़िया को देखा, ठीक है, चिड़िया को देखा और उसने पापा से पूछा कि ये क्या है, तो उसके पापा बताते हैं कि ये चिड़िया है यानी पक्षी है, ठीक है। तो ये इसने समझ लिया। अब कुछ दिनों बाद फिर से वह घूमने ले गए उसके पिता और उसने पतंग को देखा, तो वो कहता है, या बालक है या बालिका जो भी है, तो वो कहती है कि पापा चिड़िया, या फिर कहती है कि पक्षी। मतलब उसको इनमें फर्क पता नहीं है, मतलब अंतर पता नहीं है कि क्या क्या है, लेकिन वो ये समझ लेती है कि जो चीज़ें उड़ रही हैं, मतलब जो आसमान में है, वो सारे पक्षी हैं। तो इसमें उसने कोई मतभेद नहीं किया, ना ही कोई विरोध किया, बल्कि हूबहू उसने समझ लिया, ठीक है। तो ये तो है समावेशन। लेकिन जब उसके पापा जी उसको उसमें अंतर बता देंगे, बदलाव कर देंगे कि ये चिड़िया होती है और ये पतंग है, ठीक है, और इन दोनों में चिड़िया जो है वो आसमान में उड़ती है और पतंग को उड़ाया जाता है। तो इस तरीके से जब वो अंतर समझने लगेगा और नई जानकारी पुरानी जानकारी में शामिल कर लेगा तो वो कहलाता है समायोजन, याद रख लेना, ठीक है। और समायोजन और समावेशन के संयुक्त रूप को संतुलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है समावेशन, ठीक है। यहाँ बदलाव की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है, नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में विरोध हो जाना, विरोध होना, ठीक है, याद रखना। यहाँ मतलब बदलाव किया है, मतलब समायोजन, एकोमोडेशन है, ठीक। नेक्स्ट है, बच्चा जब किसी बिंदु से आगे चला जाता है और पुनः उस पर वापस नहीं आ पाता तो ये क्या कहलाता है। तो इन्होंने दो टर्म और दिए हैं, एक होता है उत्क्रमणशीलता जिसे हम पलटावीपन कहते हैं, और एक होती है अनुत्क्रमणशीलता जिसे अपलटावीपन कहते हैं। तो ये अलग अलग विशेषताएं हैं और अलग अलग अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो यहाँ कहा है कि एक वस्तु है, मान के चलिए पी है, ठीक है, और पी वस्तु से या जो है एक आपको टर्म बता दें, एक होती है अनुत्क्रमणशीलता, ठीक है, अनुत्क्रमणशीलता, और एक होती है आपकी संरक्षण का अभाव। क्या होती है, संरक्षण का अभाव। तो जो अनुत्क्रमणशीलता होती है, मतलब बच्चा पलट कर नहीं सोच पाता, तो यह आपके अक्षरों और गिनती में देखने को मिलती है, अक्षरों और गिनती में। जबकि जो संरक्षण का अभाव है यह आकृतियों में देखने को मिलता है। तो जो अनुत्क्रमणशीलता है, मतलब एक बच्चा यहाँ यही पूछा है कि एक बिंदु से आगे चला जाता है और पुनः उस बिंदु पर वापस नहीं आता। मान के चलिए वो बिंदु हमारा पी है और इस बिंदु से जब वो आगे चला गया, मतलब जब हम पी से बी बना दें तो बालक फिर केवल बी ही देख पाएगा, वो पी को भूल जाता है और ये भी नहीं समझ पाता कि हम पुनः पी पर कैसे जाएंगे। तो यह कहलाता है आपका अनुत्क्रमणशीलता, अपलटावीपन, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसी को इन्होंने कहा है अपलटावीपन, ठीक है। और जो अपलटावीपन का गुण है, ये किस अवस्था की विशेषता है जीन पियाजे की, तो दूसरी अवस्था जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। संरक्षण का अभाव जो होता है ये आकृतियों में होता है। कैसे आकृतियों में, मान के चलिए बालक के समीप दो गिलास हैं, एक लंबा गिलास है और एक चौड़ा गिलास है, और इसमें 1 लीटर जल है, दोनों गिलासों में 1-1 लीटर जल है। तो इसमें 1 लीटर जल केवल यहाँ तक आ पा रहा है, लेकिन इसमें जो है यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ हम बच्चे से पूछेंगे कि किसमें ज़्यादा जल है, तो वो बताएगा कि इसमें ज़्यादा जल है, क्योंकि उसमें अभाव है किसका, संरक्षण का। यहाँ वो कंटेंट मतलब जो है इसकी क्वालिटी या जो कहें हम कि समझ नहीं पाता कि किसकी क्वालिटी क्या है गिलास की, मतलब वो केवल यहाँ आकृति के आधार पर बता देता है कि इसमें ज़्यादा जल है। तो यही कहलाता है संरक्षण का अभाव। तो ये दोनों विशेषताएं ही आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की होती हैं। अब इनमें आपने अंतर समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में कौन सा कथन एक गलत है। तो क्या इनके सभी चरण स्थिर हैं, सभी चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं, सभी चरणों का क्रम स्थिर है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, सभी चरण एक दूसरे से अलग हैं। तो इनके अनुसार क्या गलत। तो यहाँ पूछा है कि
इसके बारे में कौन सा एक कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सभी चरण एक दूसरे से अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक चरण के बाद ही दूसरा चरण आता है। ठीक है, सभी चरण स्थिर हैं, ये बिल्कुल सही है। गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं, ये भी सही है। और क्रम स्थिर है, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि पूर्व संक्रियात्मकता को हम संवेदी अवस्था कह दें, नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे जिसमें आपको कोहल वर्ग के बारे में उनकी सारी अवस्थाएं बता देंगे, और यदि आप पुराने वीडियो देखेंगे तो वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से जीन पियाजे और कोहल वर्ग से लेब-वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछे गए और आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनके टर्म से आपके हर बार 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपका फिर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। यदि सेशन पसंद आया है तो शेयर भी कर देना। ठीक, थैंक यू।